अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है वाहिद हसन और आप जो चैनल देख रहे हैं वो है वाहिद हसन स्टूडियो। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने देखा था किस तरह हमने वेब पेज बनाया, HTML क्या होता है, वेब पेज क्या होता है, वेब ब्राउज़र क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लास्ट क्लास में देखी। इसको HTML पेज को बनाने के लिए हमें क्या कुछ करना पड़ता है, एक वेब पेज कैसे क्रिएट किया जाता है, ये सब हमने लास्ट क्लास में देखा था। और कुछ थोड़ा बहुत हमने जाना था कि HTML के अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं। वो एलिमेंट्स क्या होते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया था। अगर ये आपको एग्जांपल याद हो, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास क्या होता है, ये स्टार्टिंग टैग होता है और ये क्या होता है, ये एंडिंग टैग होता है। स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग और उसके दरमियान जो कंटेंट हो, इसे ओवरऑल को क्या कहते हैं, हम एलिमेंट कहते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था। आज हम जानेंगे कुछ और एलिमेंट्स के बारे में, और ये जो कोडिंग हमने लिखी थी लास्ट क्लास में उसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में जस्ट हमने सेव करना सीखा था कि किस तरह से हमने एक HTML फाइल बनानी है और किस तरह एक वेब पेज हम क्रिएट कर सकते हैं। और हमने जाना था कि अगर बहुत सारे मल्टीपल वेब पेजेस को हम कनेक्ट कर दें तो एक वेबसाइट बन जाती है। तो आज हम चेक करेंगे कनेक्ट किस तरह करना चाहिए, इसमें इमेजेस लगा के चेक करेंगे और एक इस कोडिंग को जानने की कोशिश करेंगे। तो जिसने लेक्चर नंबर 1 का पार्ट 1 नहीं देखा तो काइंडली ज़रूर देख लें, नहीं तो ये आपको समझ मुश्किल आएगा। तो स्टार्ट करते हैं HTML एलिमेंट से। HTML एलिमेंट्स ये बता रहे हैं, एन HTML एलिमेंट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ स्टार्ट टैग एंड एंड टैग। वही स्टार्टिंग टैग होना चाहिए, एंडिंग टैग होना चाहिए। पहचान मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी कि इसमें एंडिंग टैग के अंदर बैकस्लैश होता है विद द कंटेंट इंसर्टेड इन बिटवीन। इसके दरमियान जो कंटेंट होता है वो भी ठीक है। अब यहाँ पे एक नाम लिखा, कोई सा भी टैग का नेम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल टाइटल था लास्ट क्लास के अंदर, बॉडी था, हेड था, ये सारे हमारे पास एलिमेंट्स थे, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट का स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग के दरमियान जो भी कंटेंट होगा, इसको हम ओवरऑल को क्या कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे। अच्छा, द HTML एलिमेंट इज़ एवरीथिंग फ्रॉम स्टार्टिंग टैग टू द एंड टैग। ये बता रहा है, यही सारी बात दोबारा कह रहा है ये कि स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक बीच में जो भी कंटेंट है इसको हम HTML एलिमेंट ही कहते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दी है P की। लास्ट क्लास में P नहीं किया था, हम जानते हैं ये P क्या है। और इसके अलावा यहाँ कुछ H1 लिखा हुआ है, इसके बारे में जानते हैं H1 क्या, ये कौन सा एलिमेंट है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात और लास्ट में लिखी हुई है, HTML एलिमेंट विद नो कंटेंट आर कॉल्ड एम्प्टी एलिमेंट्स। तो जो जिसके अंदर कंटेंट ना आता हो, ऐसे कौन से एलिमेंट होंगे, लाजमी बात है जिनका एंडिंग टैग नहीं होगा। स्टार्टिंग टैग होगा, एंडिंग टैग नहीं होगा, तो डेफिनेटली उसके अंदर कंटेंट नहीं आएगा। एक एग्जांपल इसने दी हुई है, एम्प्टी एलिमेंट्स डोंट हैव एन एंड टैग सच एज। एक एग्जांपल क्या है, BR, ब्रेक रो कहते हैं इसको। ब्रेक रो मतलब जिस लाइन में आप लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप नई लाइन में जाते हैं तो ब्रेक रो करते हैं। एक ब्रेक रो काम क्या करता है, एंटर का, जैसे कि हमारे पास वर्ड नोटपैड फाइल के अंदर ये एंटर काम करता है, इसी तरह से ब्रेक रो काम करता है। ब्रेक रो जस्ट जिस लाइन पे आप लिख रहे हैं, आप चाहते हैं यार मैंने तो लगे बाकी मैं नीचे लिखना चाहता हूँ, तो वहाँ से BR का टैग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह के जो एलिमेंट जिसका एंडिंग टैग नहीं होता या जिसका कंटेंट नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं, एम्प्टी एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये डेफिनेशन काइंडली आप देख लीजिएगा और इनके बारे में हम देखते हैं H1 क्या है, P क्या है, BR की तरह एक दो करके भी देखते हैं। तो लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर के अंदर जो हमने देखा था वो ये कुछ एक कोडिंग हमने की थी। इस कोडिंग को भी आज हम जानेंगे थोड़ा चल के। मैं आपको पहले ये टैग्स दिखा दूँ किस तरह के होते हैं। अच्छा, हमने ये जस्ट अपना नाम भी कल वहाँ पे लिखा था, डायरेक्ट लिख दिया था, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स, जो हमने कल कहा था स्टैंडर्डाइज कोड करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड ये किसी न किसी टैग के अंदर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, आगे चल के आपको पता चल जाएगा कि टैग्स के अंदर हम क्यों रखते हैं। इस वजह से रखते हैं कि उसके बाद में अगर कुछ उसका राइटिंग स्टाइल या कोई कलर वगैरह चेंज करें, तो अगर वो होगा किसी न किसी टैग के अंदर, तो हम आसानी इसको चेंज कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ID की लगानी होती है, क्लासेस लगाने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने करनी होती है। तो टैग का होना लाजमी है, स्टैंडर्ड मेथड यही है। तो हम अभी P करा। अच्छा, और ये भी जानते हैं कि P होता है क्या है, तो P को हम पहले लगा के चेक कर लेते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, उससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा जो लास्ट क्लास में हमने देखा था। यहाँ पे उसी तरीके से सब कुछ आएगा। ये है हमारा वो पेज, ये विद P है। अगर मैं इसका P हटा देता हूँ, जो लास्ट क्लास में हमने नहीं लगाया, तो उसमें भी आप देख लें रिजल्ट में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगी। कंट्रोल S किया और इसको हम रिफ्रेश करें, रिजल्ट में कोई चेंजिंग नहीं आने वाला। लेकिन हमने यहाँ पे डेफिनेटली P को इंक्लूड लाजमी करना है। ये टैग स्टैंडर्डाइज है हमारे, हमें ज़रूर लगाने चाहिए। किसी न किसी टैग के अंदर हमारा टेक्स्ट लिखा, डायरेक्ट टेक्स्ट नहीं लिखते हम। वो चूँकि मैं आपको सिखा रहा था कि सिंपलेस्ट तरीका क्या है एक वेब पेज बनाने का, तो उसमें मैं जस्ट आपको लिख दिया, भाई नाम भी लिख दोगे तब भी आपका वेब पेज बन जाएगा। तो हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते आ रहे हैं कोर्स के अंदर, तो आपको ये सब चीज़ें जाननी पड़ेंगी। तो अब P टैग क्या करता है हमारा, P शॉर्ट फॉर्म है, समझ लें पैराग्राफ की। P शॉर्ट फॉर्म है यहाँ पे पैराग्राफ की। पैराग्राफ क्या होता है, आप कोई लाइन लिखते जा रहे हैं, ठीक है, एंड की, फिर कुछ स्पेस पर दूसरी लाइन में आपने स्टार्ट किया, इसको कहते हैं पैराग्राफ, ठीक है। आप एक लाइन लिखते जा रहे हैं, आप चाहते हैं कि भाई ये मेरा पूरा हो चुका है सेंटेंस वगैरह, अब मैं
जो सेकंड सेंटेंस लिखना चाहता हूँ वो दूसरी लाइन लिखता है, उसके साथ नहीं लिखना चाहता, तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे। ऐसे होता है, पैराग्राफ की मीनिंग यही होती है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे एक है माय यूट्यूब चैनल नेम इज़ वहाज हसन स्टूडियो, ठीक है। अब यहाँ से मैं चाहता हूँ कि भाई जो दूसरी लाइन में लिखूँ वो यहाँ पे लिखूँ मैं, दिस इज़ माय फर्स्ट चैनल, ठीक है। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज़ माय फर्स्ट ऑनलाइन लेक्चर चैनल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया। अब आके इसको चेक करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल एस मैंने यहाँ पे कर लिया है और यहाँ पे आके रिफ्रेश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं नेक्स्ट लाइन में। अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ से इसको ख़त्म करते हैं और यहाँ पे मैं इसको लेके आता हूँ, इसी पैराग्राफ के अंदर लिखता हूँ मैं, ठीक है। तो आप अगर अब देखेंगे तो ये एक ही लाइन में आ गया। मैं चाहता हूँ कि ऐसे ना हो, ये एक लाइन में ना आए, मेरा एक सेंटेंस इधर हो, दूसरा सेंटेंस नेक्स्ट लाइन में हो। हमने क्या करना होता है, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि पी का इस्तेमाल करना होता है, पी टैग का हम इस्तेमाल करेंगे। मैं चाहता हूँ यहाँ से जाए तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसको ख़त्म करें, पहला पैराग्राफ हमारा ख़त्म हुआ, दूसरा पैराग्राफ शुरू हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ अगर थोड़ा इसको बेहतर कर लेंगे, जो मैंने आपको कल बताया था, कुछ हमारे तरीक़ेकार होते हैं जिससे हम चलते हैं, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि यहाँ पे आप टैब दे दें या स्पेस दे दें ताकि ये थोड़ा सा अलग आपको नज़र आए। तो यहाँ से अगर आप टैब दे देंगे तो आपको नज़र आएंगे भाई यहाँ से पी स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पी एंड हो रहा है। देखने वाले को भी आसानी होगी और आपको खुद को भी अपने कोड को पढ़ने में आसानी होगी। तो हम ये चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। स्पेस दे दें एक्स्ट्रा, जैसे हमने लास्ट क्लास में यहाँ पे स्पेसेस दिए थे एक्स्ट्रा, तो आप स्पेस दे दें। यहाँ टैब का बटन होता है यहाँ पे स्केप के नीचे, वो आप दबा दें, थोड़ा सा आगे हो जाएगा, आपको भी आसानी होगी और जो उसको रीड करेगा कोड को उसको भी आसानी होगी। अच्छा, अब हमने यहाँ से पी का टैग स्टार्ट किया, फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट किया, फर्स्ट पैराग्राफ को यहाँ पे एंड कर दिया, सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट किया, सेकंड पैराग्राफ को यहाँ पे एंड कर दिया। अब हम कंट्रोल एस करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल एस कर रहे हैं या फाइल में जाके सेव कर लें, आपकी मर्ज़ी है। लास्ट लेक्चर में सब कुछ बताया हुआ तो काइंडली इसको ज़रूर देख लीजिएगा। अब आप इसको जब रिफ़्रेश करेंगे आप देखेंगे ये नेक्स्ट लाइन में चला गया है। मतलब एक जो नंबर 1 है यहाँ से ये आप देखें, ये एक पैराग्राफ है और ये दूसरा पैराग्राफ है, तो 2 पैराग्राफ के अंदर ये गया है। क्यों? क्योंकि हमने 2 पी के टैग इस्तेमाल किए थे। अच्छा, हमारे इस लेक्चर के अंदर अगर आप देखें तो H1 भी इस्तेमाल था। ये कुछ हेडिंग्स होती हैं इसके अंदर, हम देखेंगे H1 से लेकर H6 तक होती हैं। इसके बारे में आगे चल के हम बात भी करेंगे। फ़िलहाल इसको एक हम देख लेते हैं हेडिंग। तो मैं सबसे टॉप पे हेडिंग दे देता हूँ, थोड़ा स्पेस दे देंगे, इसको स्पेस देना लाजमी है ताकि आपको समझ आ जाए भाई और रीडर को भी आसानी हो। H1 यहाँ पे हम क्लोज़ करेंगे और यहाँ पे हमने दे दिया फॉर एग्जांपल हेडिंग दे दें या कोई भी नाम दे दें, हेडिंग 1 या हेडिंग 2, कुछ भी लिख लें, आपकी मर्ज़ी है। H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है। तो अब हम इसको देखते हैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करके, तो H1 यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा दूँ पूरा पेज, तो इस तरीके के पूरा पेज आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको देखेंगे थोड़ा सा बड़ा लिखा हुआ है, बोल्ड लिखा हुआ है, ठीक है। आम जो नॉर्मल टेक्स्ट है उससे थोड़ा सा ये बड़ा भी है और बोल्ड भी है, ठीक है। तो ये क्यों है? क्योंकि हमने H1 इस्तेमाल किया। अब इसकी H1 के 6 टाइप्स होते हैं, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, H के हम 6 तक जाएंगे, वो देखें आगे चल के। फ़िलहाल आते हैं इसके अंदर और BR के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा है तो वो भी पढ़ लेते हैं। BR क्या करता है? अब आप चाहते हैं कि भाई मेरा जो ये सेंटेंस लिखा हुआ है इसी सेंटेंस के अंदर मैं चाहता हूँ कि वो लाइन ब्रेक हो जाए, मतलब माय चैनल नेम इज़। अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन में चला जाए, तो यहाँ तो फिर यहाँ मैं P दूँ, यहाँ से P स्टार्ट करूँ और यहाँ पे P एंड करूँ। एक तरीके का तो यह है, इसका P यहाँ पे एंड करूँ, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट किया, इसका P यहाँ पे एंड किया, यहाँ से स्टार्ट किया, इसका P यहाँ पे एंड किया, तो ये एक अलग पैराग्राफ हो गया, ठीक है। और ये एक अलग पैराग्राफ हो गया। तो अब कंट्रोल एस करते हैं, इसको करके देखते हैं। तो माय यूट्यूब चैनल नेम इज़ वहाज हसन स्टूडियो। अब इस तरह बार बार P लगाने से बेहतर ये होता है कि आप वंस P को इस्तेमाल करें और उसके बाद यहाँ पे आप BR का इस्तेमाल कर लें, बजाय इसके कि आप बार बार P को इंक्लूड करें, आपको भी टेंशन होगी। तो यहाँ पे BR लिखते हैं। ब्रेक रो होती है इस तरह, कॉलम होता है इस तरह, तो रो को ब्रेक करता है, तोड़ता है, नेक्स्ट रो में ले जाता है उसको। कंट्रोल एस करेंगे, रिफ़्रेश करेंगे, देखें ये ब्रेक इसने रो की और यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब पैराग्राफ में मैं आपको पहले बता चुका था कि पैराग्राफ में क्या फ़र्क होता है कि आप जब भी कोई सेंटेंस वगैरह लिखते हैं और आप कहते हैं बस ठीक है यहाँ तक मैं लिख लिया, अब नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू करूँगा, तो मैंने आपको बताया
कि वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा स्पेसिंग आती है, ठीक है। तो ये वही एक्स्ट्रा स्पेसिंग जो पहले आ रही थी पी की वजह से आ रही थी। ब्रेक रो, लाइन ब्रेक फ़र्क है, पैराग्राफ फ़र्क है। पैराग्राफ हमेशा नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने सेंटेंस पूरे किए, पैराग्राफ एंड किया, अब नेक्स्ट लाइन पे जाना चाहता हूँ, मैं नया पैराग्राफ लिखना चाहता हूँ, तो थोड़ा स्पेस देके फिर लिखते हैं, तो एग्जैक्टली पैराग्राफ वही काम करता है। ब्रेक रो आपका, आपने लाइन लिखी, उस लाइन के दरमियान से आप कहीं और जाना चाहते हैं, कहते हैं भाई ये पूरी लाइन है, इस लाइन के दरमियान में ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से मैं नीचे जाना चाहता हूँ, वी आर लगा देंगे, वहाँ पर नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा, जिस तरह मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है, ठीक है। तो ये आपके सामने ये तीनों जो यहाँ पे एलिमेंट्स लिखे हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। H1 एक एलिमेंट है जिसका एंडिंग टैग इस तरह होता है, ये आपको पता है बैक से जिसके साथ उसका एंडिंग टैग हो। P का एंडिंग टैग ये है, BR का नहीं है एंडिंग टैग, उसका क्यों नहीं है, क्योंकि वो एक एम्प्टी एलिमेंट है जिसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है कि कौन से एलिमेंट्स एम्प्टी होते हैं जिनका एंडिंग टैग ना हो या आप कह लें कि उसका कंटेंट ना हो, ठीक है। अच्छा, अब जो हमने कोडिंग की है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, ये कोडिंग मैं आपको बाद में समझाऊंगा, याद होगा आपको, मैंने आपको इस तरह बताया था भाई ये कोडिंग मैं आपको समझाऊंगा बाद में। तो आज वो दिन है कि मैं आपको कोडिंग समझा देता हूँ कि ये कोडिंग क्यों लिखी इस तरह। क्या हम इसके अलावा भी कोडिंग कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। आपको याद होगा शुरू में हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने कुछ भी लिखा, जैसे अपना नाम लिखा था, ठीक है, तो वो नाम डिस्प्ले हो गया था। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास ये सारे टैग्स हों, लेकिन बिकॉज ऑफ स्टैंडर्ड्स, हमें स्टैंडर्ड को फॉलो करना है, तो हमें ये रूल ज़रूर फॉलो करना पड़ेगा कि हमारे पास सबसे पहले क्या हो, एक पेज स्ट्रक्चर के लिए HTML का टैग हो, उसके बाद हेड का टैग हो। हेड क्या करता है, टाइटल क्या करता है, सब मैं आपको समझा देता हूँ। लेकिन इसका आइडिया देखें, HTML यहाँ शुरू होता है, बिल्कुल लास्ट में ख़त्म होता है। आमतौर पर बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, HTML यहाँ शुरू किया, यहीं पे कहीं पे ख़त्म कर देते हैं अपनी मर्ज़ी से। ऐसे नहीं होता, HTML यहाँ शुरू हुआ तो बिल्कुल लास्ट में ख़त्म होगा। एंड जो आपका टैग होगा ना, वो आपका HTML का एंडिंग टैग होना चाहिए, ठीक है। तो HTML एलिमेंट स्टार्ट तो सबसे पहले होता है और एंड सबसे लास्ट में होता है। इसके दरमियान कुछ टैग्स आते हैं, जैसा कि हेड का स्टार्टिंग टैग यहाँ पे, यहीं पे एंड है। बॉडी का स्टार्टिंग टैग यहाँ से यहाँ पे एंड है। अब आप इसको किस तरह याद करें, या मैं आपको किस तरह याद करवाऊँगा, ये एक थोड़ी सी मैं आपको इम्पॉर्टेंट नॉलेज दे देता हूँ। आप समझ लें HTML है एक इंसान, HTML जो टैग है ये एक इंसान है। हेड जो है, अब एक मैं इंसान हूँ तो मेरा हेड जो है वो यहाँ से यहाँ तक होगा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, उसके बाद बाकी बॉडी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो HTML को अगर आप एक इंसान समझेंगे तो फिर हेड और बॉडी का कॉन्सेप्ट आपके जहन में बहुत आसानी से आ जाएगा। तो HTML इस वजह से यहाँ से शुरू हो रहा है, भाई एक इंसान है, उसके अंदर हेड भी आएगा, उसके अंदर बॉडी भी होगी, और फिर वो इंसान ख़त्म होगा, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें इसके अंदर एज इट इज़ इसी कॉन्सेप्ट के मुताबिक हैं। तो HTML एक इंसान है, देखें इंसान यहाँ शुरू हो रहा है, सबसे एंड में ख़त्म हो रहा है, इसके दरमियान में हेड और बॉडी है। अब हेड, अगर मैं इंसानी हेड की बात करूँ कि अगर किसी भी इंसान का हेड है, मेरा आपका किसी का भी, तो उसके अंदर क्या है, ये फेस है। फेस क्या करता है, रिकग्नाइज़ करवाता है। अगर आपके हेड में फेस नहीं है तो आप कैसे रिकग्नाइज़ करेंगे ये कौन बंदा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हेड है, ये इसके अंदर जो टाइटल है, इस हेड के अंदर जो टाइटल है ये फेस रिकग्निशन है। ये गूगल सर्च इंजन को रिकग्नाइज़ करवाता है कि कौन सा पेज है। जब भी कोई सर्च करता है तो आपके टाइटल से वो ढूंढ के उसको लेके आके देता है। तो इस तरीके की चीज़ें हम रखते हैं, ऐसे नाम यहाँ पे रखते हैं ताकि वो जब लिखें तो वो यहाँ पे आ जाए। जैसे कि फेसबुक है, फेसबुक के अंदर टाइटल में आप जाके देखें तो वहाँ फेसबुक लिखा होता है। उसकी क्या अहम बात है, वो यही है कि ताकि जब फेसबुक सर्च करे तो वो सबसे पहले उसको नज़र आ जाए। अब इस तरह आप भी फेसबुक का पेज क्रिएट करेंगे, बोलेंगे मैंने तो हेड के अंदर जो टाइटल है, टाइटल के अंदर मैंने फेसबुक लिखा, तो वो पेज सबसे पहले क्यों नहीं आ रहा। उसकी वजह ये है कि उनके जो व्यूज़ हैं वो ज़्यादा हैं, उसके जो वेब पेज के व्यू हैं वो ज़्यादा हैं। तो आप ये परेशानी कहीं आप कल बोलेंगे मैंने तो भाई सेम नाम रखा फेसबुक का, मेरा क्यों नहीं आ रहा। वो कहीं ना कहीं ज़रूर आएगा, लेकिन बैक में आएगा क्योंकि वहाँ पे लाखों में सर्च होती है। तो मैं जो अहम बात बता रहा था वो टाइटल की ये है कि आपका जिस तरह फेस काम करता है रिकग्नाइज़ करवाने के लिए, इसी तरीके से ये टाइटल भी यहाँ पे हेड के अंदर यही काम करता है, रिकग्नाइज़ कर। इसके अंदर और भी चीज़ें होती हैं, हेड के अंदर सिर्फ टाइटल नहीं आता, और भी चीज़ें आती हैं, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते हम इसको पढ़ेंगे। बॉडी को अगर हम देखें तो बॉडी के अंदर हमारे क्या है, जिस तरह हमारे पास बॉडी होती है, इस बॉडी के अंदर क्या होता है, हमारे पास कपड़े और सूट बूट सब कुछ होता है, ठीक है। तो इस बॉडी के अंदर भी इसी तरह से होता है। आप इस बॉडी के अंदर H1 लिखा हुआ देख रहे हैं, P लिखा हुआ देख रहे हैं, सारा आपको जो भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है ये कहाँ पे नज़र आएगा आपको,
ये जो आप वाइट चीज़ देख रहे हैं, ये पूरी एक वाइट आपको अगर देख सक रहे हो, तो ये जो वाइट इंटरफेस है इसका, जो वाइट पेज है इसका, जो भी लिखा हुआ होगा, जो कुछ भी आप लिख रहे हैं बॉडी के अंदर, वो इस वाइट पेज के ऊपर आएगी। ये देख रहे हैं यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये पूरा वाइट पेज है आपका, सारा का सारा ये वाइट पेज है, इसके अंदर ये सब कुछ आएगा जो भी आप बॉडी के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो टाइटल कहाँ पे आएगा? टाइटल आपका आता है इस जगह पे। ठीक है, इस जगह पे टाइटल आता है आपका। टैब का जो नाम होता है ना, ये टाइटल पे शो होता है। तो एक दो इसको प्रैक्टिस भी करके देखते हैं, चेक करते हैं कि एज इट इज़ काम करता है नहीं करता। कंट्रोल एस करता हूँ और इसका टाइटल भी चेंज करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ मैं वाज हसन फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पे। कंट्रोल एस करता हूँ मैं, कंट्रोल एस कर लें, फाइल में जाकर सेव कर लें, एक ही बात है। इसको रन करेंगे आप तो आप देखेंगे ये वाज हसन में टाइटल के अंदर आ चुका है और ये जो हमने चेंजेस की थी वो भी यहाँ पे आ चुकी हैं कंट्रोल एस करने के बाद। तो जो भी चेंजेस करें कंट्रोल एस साथ साथ करते जाएँ तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं जो कल आपको मैं करवाया था स्ट्रक्चर, इसी तरह से। अब ये आप पूछेंगे भाई ज़रूरी है स्पेस दें? ज़रूरी नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड के हिसाब से ताकि आपको आसानी हो ये स्पेस दिया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड स्पेस दिया जाता है, ये आप में या दो चार बंदे नहीं देते, ये पूरी दुनिया में है स्पेस दिया जाता है। और आप कोई प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो स्पेस देता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो फिलहाल हम प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर नहीं यूज़ कर रहे, तो मैं इसलिए आपको स्पेस इससे दिलवा रहा हूँ कि आप खुद स्पेस दें ताकि आपको आदत पड़े और कोड रीड करने में भी आसानी हो। तो यहाँ से हम इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अब यहाँ पे आपको ये उम्मीद है समझ आ गया होगा कि HTML का टैग सबसे पहले क्यों आ रहा है। HTML को समझें, एक इंसान है तो इंसान के अंदर ही हेड और बॉडी होगा। ठीक है, ना कि हेड के अंदर इंसान होगा। ठीक है, तो पहले HTML क्या है? एक इंसान, उसके बाद हेड। अब हेड में बच्चे मिस्टेक करते हैं, क्या करते हैं? हेड स्टार्ट तो यहाँ पे करते हैं, लेकिन हेड को एंड क्या करते हैं? बॉडी के नीचे। भाई बॉडी के नीचे एंड नहीं होता। आपका हेड यहाँ से शुरू होकर टांग के नीचे ख़त्म नहीं होता। आपका हेड यहाँ से स्टार्ट होता है, बॉडी से पहले ही ख़त्म हो जाता है, उसके बाद बॉडी स्टार्ट होती है आपके नीचे। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में ज़रूर रखिएगा कि हेड को कहाँ पे बंद करना है? बॉडी से पहले तक। ठीक है, तो हेड स्टार्टिंग इस तरह होता है, एंडिंग इस तरह से होता है, ये थोड़ा सा आप ध्यान में रख लीजिएगा। ये कुछ एलिमेंट आज हमने सीखे हैं। H1 क्या होता है? हेडिंग 1 होती है, सबसे बड़ी हेडिंग होती है। उसके बाद पैराग्राफ क्या होता है? एक आम जो हम लिखते हैं, जैसे हमने नॉर्मल कल एक टेक्स्ट लिखा था, जस्ट लिख दिया था अपना नाम, इसको डायरेक्ट नहीं लिख देना होता, इसको हमने किसी न किसी एलिमेंट के अंदर इस्तेमाल करना होता है। तो ये टाइटल क्या है हमारे पास? टाइटल हमने बता चुका, ये भी एक एलिमेंट है, हेड भी एक एलिमेंट है, HTML भी एलिमेंट है, बॉडी भी एलिमेंट है। बॉडी के अंदर बहुत सारे एलिमेंट आते हैं, जिसमें से हमने दो ये देखे और एक BR का मैंने आपको अभी इस्तेमाल करके दिखाया था किस तरह ब्रेक रो करता है। तो अब ये जो टास्क है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट लें, इसको पढ़ लें, वीडियो को पॉज कर लें। यहाँ पे ये टास्क आपके पास है कि आपने फर्स्ट class.html के नाम से एक अपने पास वेब पेज बना के देखना है। आप अपने पास बना के देखें एक वेब पेज, और फिर वो देखें आप ये कोडिंग जो है इसके अंदर लिखी हुई, ये कोडिंग आप अपने पास लिख के देखें कि काम कर रही है नहीं कर रही है। ठीक है, ये आप खुद करके देखें और देखें इसका रिज़ल्ट क्या आता है आपके पास, और फिर आप मुझे बताइएगा। ठीक है, और उसके बाद है आपके पास HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। अब आपने HTML टेक्स्ट तो लिखा है थोड़ा बहुत, ठीक है, आपने अपना नाम वगैरह लिखा। अब आप बोलते हैं यार नाम में सिर्फ बस नाम लिख देना, नॉर्मल P से हम टेक्स्ट लिख रहे हैं। भाई इसके अलावा भी कोई तरीक़ेकार है? बिल्कुल, इसके अलावा भी तरीक़ेकार मौजूद है। अब बोल्ड भी है, स्ट्रॉन्ग भी है, इटालिक भी, एम्फसाइज, मार्क, स्मॉल, डेल मतलब डिलीट, इंसर्ट, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, ये सारे टैग भी इस्तेमाल होते हैं। कौन सा टैग कब और क्यों इस्तेमाल होता है मैं आपको बताता चलता हूँ। ये तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले ये है सिंपल टेक्स्ट जो कि हम आम लिख देते हैं, जो कि जैसे हमने कल लिखा था P के अंदर जो हम लिखते हैं, यही एक सिंपल टेक्स्ट होता है। ठीक है, उसके बाद बोल्ड, ये स्ट्रॉन्ग, इटालिक और एम्फसाइज में क्या फ़र्क है ये मैं आपको सारा दिखा देता हूँ। इस कोड को कर लेते हैं कॉपी और पेस्ट करके मैं आपको लिख देता हूँ ताकि आपको भी देखें तो याद हो जाए। तो थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ मैं इसको ताकि थोड़ा सा आगे होके लिखे। अब सबसे पहले यहाँ पे बोल्ड है तो हम यहाँ पे बोल्ड लिख लेते हैं और यहाँ पे बोल्ड बंद करते हैं। B फॉर BOLD बोल्ड है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आप भूल ना जाएं। ठीक है, और इससे पहले एक सिंपल टेक्स्ट लिख देते हैं। सिंपल टेक्स्ट के लिए हमने क्या अभी पढ़ा था? P। पैराग्राफ एक सिंपल टेक्स्ट को, नॉर्मल टेक्स्ट को लिखने के लिए काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं भाई नॉर्मल टेक्स्ट या सिंपल टेक्स्ट, कुछ भी लिख दें, आपकी मर्ज़ी है। अब हमने चेक करना है कि क्या फ़र्क आता है इन सब के अंदर। स्ट्रॉन्ग भी लिख के चेक करा देता हूँ मैं आपको। स्ट्रॉन्ग ये हो गया और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो गया। क्लोज
करना मत भूल जाइएगा। आप आमतौर पे क्लोज़ करना भूल जाते हैं, तो जिस टैग को क्लोज़ करना भूल जाते हैं वो पूरे पेज के ऊपर वही फॉर एग्जाम्पल मैं बोल्ड के यहाँ पे बंद करना भूल जाता हूँ तो नीचे तक वो सारा का सारा हर चीज़ को बोल्ड कर देगा, ठीक है। अच्छा, अब स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग में मैं याद करने के तौर पर लिख देता हूँ कि स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा हमारे पास इटालिक है। नेक्स्ट स्पेसिंग याद से दे लीजिएगा खुद ही आप। इटालिक को यहाँ पे करते हैं क्लोज़ और लिख देते हैं इटालिक। और उसके बाद है आपके पास एम्फेसाइज, ठीक है, EM इसको लगाते हैं और यहाँ पे इसको भी करते हैं क्लोज़ और यहाँ पे लिख देते हैं एम्फेसाइज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मार्क, ठीक है, और इसको मार्क हम क्लोज़ करेंगे। हर टैग को क्लोज़ याद से कर लिया करें। और ज़्यादा अच्छी ये लर्निंग स्ट्रेटेजी होती है कि आप साथ में जैसे ही टैग स्टार्टिंग करें उसी टाइम एंडिंग टैग लगा दें। पहले मैं बड़ा मिस्टेक करता था, ये मैं भूल जाता था यार ये क्यों ऐसा हो रहा है, तो फिर मैंने टीचरों से इंस्टीट्यूट से जाना कि भाई वो रन टाइम पे लगाते हैं, तो हमें भी स्टार्टिंग टैग के साथ ही एंडिंग टैग लगाने चाहिए ताकि मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं मार्क्ड, ठीक है, कि ये मार्क्ड हमारा काम करेगा। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट है स्मॉल, तो हम इसे स्मॉल यूज़ करते हैं। स्मॉल को भी साथ साथ बंद कर लें और उसके दरमियान लिख दें स्मॉल वाले, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे डेल डिलीट वाला DEL। अब आप सोचेंगे कि ये क्यों इस्तेमाल होता है, मैं आपको समझाता हूँ, जस्ट मैं इसको लिख लूँ। उसके बाद नेक्स्ट है इंसर्ट। आप चाहें तो वीडियो को आगे कर लीजिएगा, वीडियो में आगे करने का ऑप्शन आता है, वीडियो को आगे करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इंसर्ट करने के लिए और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है इंसर्ट, तरह से एक अंडरलाइन की तरह देता है। सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट क्या होता है, ये हम वही इस्तेमाल करते हैं केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो सबस्क्रिप्ट कहते हैं इसको। सबस्क्रिप्ट मतलब जो नीचे लिखा हुआ हो, किसी भी टेक्स्ट, नॉर्मल टेक्स्ट से नीचे लिखा हुआ हो, ठीक है। सुपर स्क्रिप्ट किसे कहते हैं, जो किसी भी नॉर्मल लिखे हुए से ऊपर लिखा हुआ हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सुपर इस्तेमाल करता हूँ तो किसी भी नॉर्मल लिखे से ऊपर लिखा हुआ आएगा, तो स्लैश सुपर स्क्रिप्ट। तो मैं इसको ऊपर नीचे ले जाऊँ ताकि आप परेशान ना हो, आपको ज़्यादा आसान समझ आ जाएगा। तो उसको लिख देते हैं सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। कंट्रोल एस करता हूँ, मैंने सारे बना लिए हैं। इस पर आते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं, रिफ़्रेश करके चेक करते हैं। अब ये सारे एक ही लाइन में आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या पढ़ा था, BR का टैग, ठीक है। तो इसके लिए हमने कौन सा टैग पढ़ा है, BR का। तो हम यहाँ से लगाएंगे BR, ठीक है। P बाय डिफ़ॉल्ट हमारा एक पैराग्राफ होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो दे देगा इसको एक्स्ट्रा लाइन, बाकी को हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पे BR। और यहाँ पे भी है BR का इस्तेमाल करते हैं हम। अच्छा, तो ये भी हमने BR का इस्तेमाल कर लिया, यहाँ पे भी कर लिया, यहाँ पे भी। और लास्ट को देने की ज़रूरत नहीं क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो लास्ट है, तो इसको देने की ज़रूरत नहीं। रिफ़्रेश करते हैं तो ये नॉर्मल टेक्स्ट देखिए इस तरह है, बोल्ड और स्ट्रॉन्ग। अब बोल्ड और स्ट्रॉन्ग में एक फ़र्क क्या है, दोनों की राइटिंग तो एक जैसी है, दोनों थोड़े से आपको गाढ़े नज़र आ रहे हैं और थोड़ा बोल्ड नज़र आ रहे हैं, दोनों के दोनों, ठीक है। दोनों फ़र्क क्या होता है इसमें, इस तरह का फ़र्क होता है कि बोल्ड फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल आपने कोई चीज़ बोल्ड में लिखनी थी, आपने लिख दी, ठीक है। लेकिन कायदे आज़म में एक नाम है, तो एक इस तरह का नाम जो कि कुछ इम्पोर्टेंस रखता हो, कोई भी ऐसी बात जो कि इम्पोर्टेंस रखे, नाम नहीं कुछ भी हो, जो कि मतलब इम्पोर्टेंस लगता हो ज़्यादा, ताकि कल कला कोई प्रोग्रामर्स को चेंज करना चाहे तो वो पूछे कि अपने डायरेक्ट चेंज ना करे, अपने जिसका ऑनर है उससे ज़रूर पूछे कि भाई ये स्ट्रॉन्ग के अंदर लिखा हुआ है कि ज़रूर उसकी कोई ख़ास मीनिंग होगी, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग रखा जाता है जो कि इंपॉर्टेंट हो। बोल्ड किसी भी नॉर्मल को आप चीज़ को रख सकते हैं बोल्ड के अंदर, स्ट्रॉन्ग उन चीज़ों को रखा जाता है जो कि इंपॉर्टेंट हो। बोल्ड तो होंगी वो, लेकिन वो इंपॉर्टेंट भी होंगी। प्रोग्रामर या कोई दोबारा आपके बाद आकर चेंज करना चाहेगा तो उसको एक दफ़ा ज़रूर पूछ लेगा मालिक से कि भाई कोई इंपॉर्टेंट चीज़ तो नहीं है स्ट्रॉन्ग के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। तो बोल्ड एक नॉर्मली किसी चीज़ को गाढ़ा करने के लिए लिखने के लिए होता है। स्ट्रॉन्ग कभी कभार आपको ज़रूरत पड़ती है कि भाई कोई ऐसी चीज़ है, जैसे कायदे आज़म मैंने आपको नाम बताया, तो वो थोड़ा सा बोल्ड करके लिख देते हैं कि भाई वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप फॉर एग्जांपल लिख रहे हैं कायदे आज़म के ऊपर, तो आपने कोई ऐसी चीज़ लिख दी बोल्ड करके, जैसे IE लिखते हैं, आमतौर पर बोल्ड होता है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हम क्या करते हैं, बोल्ड कर देते हैं। अच्छा, दूसरा है इटालिक। इटालिक क्या होता है भाई, इटालिक आपकी कोई सी भी राइटिंग स्टाइल होता है उसको थोड़ा सा तिरछा कर देता है, थोड़ा टेढ़ा कर देता है, ठीक है। एम्फेसाइज भी यही करता है। अब इसके अंदर दोबारा इन दोनों में यही चेंजेस है, दोनों राइटिंग को थोड़ा टेढ़ा करने के काम आते हैं, लेकिन इन दोनों में
फ़र्क क्या है, एम्फेसाइज का मतलब ये होता है असर डालना। एम्फेसाइज मीन्स कोई इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल IB का स्लोगन है मेरिट क्वालिटी एक्सीलेंस। अब मैं इसको अगर एम्फेसाइज में लिख दूंगा तो भाई कल कोई प्रोग्राम में चेंज करने से पहले पूछेगा ऑनर से कि भाई ये मेरिट क्वालिटी एक्सीलेंस लिखा हुआ है तो इसको मैं चेंज करने वाला हूँ, एम्फेसाइज में लिखा हुआ है। अगर इटैलिक में लिखा होगा तो उसके लिए कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होगा, प्रोग्रामर आके चेंज कर देगा भाई, ठीक है, ठीक है। तो जिस चीज़ को इंपॉर्टेंस देनी हो, अगर बोल्ड करके इंपॉर्टेंस देनी हो तो हम स्ट्रॉन्ग लिखेंगे, अगर हमें इटैलिक दे के इंपॉर्टेंस देनी हो तो EM का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इनके टैग्स इस तरह लिखते हैं, वो इधर आपको मेंशन है, तस्वीर ले लें, आप इसको याद कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, कुछ भी इसको आप देख लीजिएगा किस तरह लिखा जाता है। नेक्स्ट है मार्क्ड। मार्क्ड हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब पीछे हमें हाईलाइटेड टेक्स्ट चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल ये कुछ हाईलाइटेड आपको नज़र आ रहा होगा टेक्स्ट, आप कभी कभार बुक पढ़ते होते हैं, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको नज़र आ गया, आपने उसको हाईलाइट कर लिया, तो ऐसे टेक्स्ट जहाँ पे आपको हाईलाइट करना होता है वहाँ पे आप मार्क का इस्तेमाल करते हैं। इसका ये होता है टैग मार्क, ठीक है। उसके बाद आपके पास स्मॉल है, जो भी नॉर्मल राइटिंग स्टाइल आप यूज़ कर रहे हैं, जो भी राइटिंग स्टाइल हो, ठीक है। इस टाइम फॉर एग्जांपल हम नॉर्मल यूज़ कर रहे हैं तो उससे ये स्मॉल वाला हमेशा छोटा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है डिलीट। डिलीट का इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल ऐसा होता है भाई कीमत है 10 रुपये लेकिन अभी आपको सेल मिल रहा है, तो 10 रुपये को हम ऐसे देखते हैं, आमतौर पर वो काट देते हैं कि 10 रुपये का काट के 5 रुपये का हो गया ये, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को, ऐसी कीमतों को हम काट देते हैं, लाइन दे देते हैं, तो इसलिए हम इस्तेमाल क्या करते हैं यहाँ पे DEL, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, डिलीट में वापस लिख देता हूँ ताकि आपको आसान हो, ठीक है। कोई भी चीज़ है उसको डिलीट कर देना, उस पर इस तरह से उसको काट देना, ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोल एस कर लेते हैं इसको, इंसर्ट। इंसर्ट क्या करता है, अंडरलाइन दे देता है। इंसर्ट मतलब डाल देना किसी चीज़ में, टेक्स्ट के अंदर क्या इंसर्ट करेगा, अंडरलाइन इंसर्ट कर देगा, नीचे से एक लाइन इंसर्ट कर देगा। उसके बाद है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। अब सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट आपको कुछ फ़र्क नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं इससे पहले कोई नॉर्मल टैग इस्तेमाल करके देखता हूँ। फॉर एग्जांपल X यहाँ पे इस्तेमाल कर, यहाँ पे X इस्तेमाल कर देखता हूँ, और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से आपको शो होगा। तो आप देख रहे हैं ये सुपरस्क्रिप्ट एक नॉर्मल टेक्स्ट है उसके अबव शो हो रहा है, और ये एक नॉर्मल टेक्स्ट के बिलो शो हो रहा है सबस्क्रिप्ट आपका, ठीक है। सुपरस्क्रिप्ट अबव द टेक्स्ट, ये टेक्स्ट है इसके अबव, और ये बिलो द टेक्स्ट। अभी आप ये परेशान मत हो कि भाई ये इसमें लिखा हुआ इस तरीके से, कैपिटल क्यों लिखा, आपने स्मॉल लिखे, मैं स्मॉल में लिख के दिखाता हूँ आपको, तो फ़र्क यही होगा, ठीक है। तो किसी भी टेक्स्ट के ऊपर जब आप लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिकली आपका फार्मूला होता है x² + y², तो आप x को रख दें इससे बाहर, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर रखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, x² लिखना है तो आप इस तरह लिख सकते हैं। सुपर स्क्रिप्ट है हमारे पास ये, तो देखा हमने x² लिखा हुआ गया। और अगर जैसे फार्मूला होता है H2 होता है, O2 होता है, ठीक है, हम लिख देते हैं यहाँ पे एक फार्मूला केमिस्ट्री का लिखते हैं H2O, H यहाँ पे मैं सबस्क्रिप्ट के अंदर जाकर लिख देता हूँ 2। अब सिर्फ क्योंकि हमने 2 को करना है तो इसलिए हमने सबस्क्रिप्ट में जस्ट 2 को रखा है, तो हमने O यहाँ पे लिखना है कैपिटल, तो आप O बाहर रखेंगे, इसको इसके अंदर नहीं रखेंगे, इसके अंदर रखेंगे तो वो भी सबस्क्रिप्ट बन जाएगा। तो खैर यहाँ देखें तो H2 नीचे आ गया, O यहाँ पर। बच्चे क्या करते हैं आमतौर पर H2O को लिखो तो वो यहाँ पे O लगा देंगे उठा के। यहाँ पे O लगाने से पता है क्या होगा, ये सबस्क्रिप्ट का टैग है, इसके अंदर आप जो भी लिखेंगे वो सबस्क्रिप्ट में चला जाएगा, वो नीचे बिलो द टेक्स्ट चला जाएगा। तो कंट्रोल एस करते हैं इसको हम, कंट्रोल एस किया, यहाँ पे देखें तो ये नीचे चला गया। तो ये गलती मत क्या करें, अगर आप जिस चीज़ को छोटा नहीं करना चाहते उसको आप टैग से बाहर ही रखें। अब ये मैंने H पहले क्यों दिया है, H पहले इसलिए दिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। H पहले क्यों दिया है हमने नॉर्मल, इसको हमने क्यों नहीं रखा, क्योंकि भाई इसको हम छोटा नहीं करना चाहते। अगर इसको मैं छोटा कर दूंगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से काट के मैं यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है। तो आप ये देखें, कंट्रोल एस करते हैं इसको, H इसके अंदर चला गया, ये भी सबस्क्रिप्ट हो गया। तो इस चीज़ को ख्याल में रखा करें, जिस चीज़ को आपने सबस्क्रिप्ट बनाया सिर्फ उसी को उसके अंदर रखना है, सारे टेक्स्ट को उसके अंदर नहीं रख देना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ख्याल रखनी होगी। तो यहाँ पे इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। तो आपके सामने आ गया, इसका भी मैं आपको आगे चल के होमवर्क दे दूँगा, मुझे किसी जगह लगा कि इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको इसका भी होमवर्क दे दूँगा, बाकी आपके सामने है, ये आपको याद होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद अगर हम आएँ तो HTML एट्रीब्यूट्स। अब हमने एलिमेंट्स तो पढ़ लिए, ठीक है। एलिमेंट्स के बारे में हमने क्या पढ़ा, स्टार्टिंग टैग हो, एंडिंग टैग हो, बीच में हमारे पास कोई भी कंटेंट हो, उसको एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। तो हमने देखा ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, क्योंकि स्टार्टिंग टैग है, एंडिंग टैग है और बीच में कंटेंट है, सारे के सारे एलिमेंट हैं। और ये वाले कौन से एलिमेंट हैं,
ये एम्प्टी एलिमेंट्स है। एम्प्टी एलिमेंट्स का एंडिंग टैग नहीं होता और कोई कंटेंट भी नहीं होता, ठीक है। तो HTML के एट्रीब्यूट्स के बारे में जानेंगे और हम कुछ एट्रीब्यूट्स को इस्तेमाल करके भी कोशिश करेंगे किस तरह के हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं और वो क्यों होते हैं। तो पहले डेफिनेशन को पढ़ लें ताकि आपको आसानी हो। एट्रीब्यूट्स हो गए, प्रॉपर्टीज़ हो गए, तकरीबन बात एक ही होती है। अगर पेपर में एट्रीब्यूट्स पूछ ले, प्रॉपर्टीज़ पूछ ले तो आप एक ही लिख दीजिएगा, इट्स ओके, ठीक है। ऑल HTML एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट्स, ठीक है। ऑल HTML एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट्स का मतलब ये होता है कि हर HTML एलिमेंट को याद रखिएगा, भूल मत जाएगा। स्टार्टिंग टैग हो, एंडिंग टैग का बीच में कंटेंट हो, हर एलिमेंट के पास एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, नेक्स्ट लाइन में ये थोड़ा सा बोल्ड करके लिखा हुआ है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी क्या होती है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रही होती है। अब आप पूछेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है, कि भाई अभी मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, हमने इमेज लगाई नहीं, लेकिन अगर इमेज को हम लगाएं तो हम क्या करेंगे, इमेज हमने लगा दिया। अब इमेज को मैं चाहता हूँ भाई छोटा करूँ थोड़ा सा, इमेज तो काफ़ी बड़ी है, इमेज काफ़ी छोटी, मैं इसको थोड़ा बड़ा करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, अब इमेज तो लगा दी लेकिन उसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें देनी होगी कि भाई इसका जो साइज़ है, इसकी जो हाइट विड्थ है वो ये हो जाए, ठीक है। तो इस चीज़ को हमें ज़रूर याद रखना होगा। तो एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी क्या फराम कर रही होती है, एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन फराम कर रही होती है किसी भी HTML एलिमेंट के ऊपर, ठीक है। तो हर एलिमेंट के पास HTML एट्रीब्यूट हो सकते हैं, ठीक है, हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो एट्रीब्यूट प्रोवाइड्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन, याद रखें ये लफ्ज़, एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एट्रीब्यूट। अच्छा, एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन स्टार टैग। अब एट्रीब्यूट्स को हम रखेंगे कहाँ पे, स्टार टैग के अंदर। इसकी हम आगे चल के एग्जाम्पल भी करेंगे। तो ये एक एट्रीब्यूट्स में इस्तेमाल किया नेम के साथ, ठीक है। हम भी कुछ एट्रीब्यूट इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कोई एग्जाम्पल दी हुई है, डॉक्यूमेंट टाइप, ये होता है डॉक टाइप, ठीक है। ये नॉट का मतलब ये, इसका मतलब अगर ये साइन आ जाए तो इसका मतलब होता है कमेंट। इस कमेंट्स को भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो डॉक टाइप मतलब डॉक्यूमेंट टाइप, डॉक्यूमेंट टाइप कौन सा, HTML है, ये लिखे ना लिखें इट्स ओके होता है। अच्छा, HTML, उसके बाद बॉडी, उसके अंदर ये लिखा हुआ है। अब इसके अंदर आप पूछेंगे भाई हेड वगैरह क्यों नहीं लिखा हुआ, तो जस्ट एन एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझा, मैं सारा कोड दोबारा नहीं करूँगा, सारा कोड नहीं रखूँगा, आपको याद रखना पड़ेगा कि HTML के अंदर हेड आता है, हेड के अंदर टाइटल आता है, टाइटल क्लोज होता है, फिर हेड क्लोज होता है, फिर बॉडी स्टार्ट होता है। बॉडी स्टार्ट करने के बाद हम इस तरह के जो भी हमारे पास होते हैं एलिमेंट्स, वो हम उसके अंदर बॉडी के अंदर जो हम शो करना चाहते हैं वो रख देते हैं, ठीक है। जो वाइट स्पेस होता है हमारा वेब ब्राउज़र का, वाइट पेज आता है वेब ब्राउज़र के, जो भी शो करना चाहे बॉडी के अंदर रखते हैं। बॉडी एंड होता है, HTML एंड होता है। तो मैं हर जगह पे ये नहीं बताऊंगा, जस्ट मैंने डायरेक्ट हो सकता है ये भी लिख देना कहीं ना कहीं। इस एग्जाम्पल में थोड़ा बहुत इसलिए लिख दिया ताकि आप ये ना बोलें कि भाई ये तो बस डायरेक्ट हमने पेज में जाकर ये HRF लिखे तो काम हो जाएगा, ऐसे नहीं करना आपने, ठीक है। आपने बाकायदा हर पेज के ऊपर प्रॉपर वे से आपने HTML लिखना है, फिर स्पेस देकर थोड़ा सा हेड लिखें, फिर थोड़ा और ज़्यादा स्पेस दें, फिर टाइटल लिखें, फिर टाइटल को उस लाइन में बंद करें, नेक्स्ट लाइन में बंद करें, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद हेड को थोड़ा सा स्पेस देके बंद कर दें, फिर बॉडी को थोड़ा स्पेस देके लिखें, फिर बॉडी के अंदर जो भी एलिमेंट आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो लिखें। उसके बाद बॉडी को बंद करें और HTML को बंद कर दें। तो ये थोड़ा सा आपको जहन में रखना पड़ेगा। हर क्लास में या नहीं बताऊँगा, हर लेक्चर में नहीं बताऊँगा। फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने बता दिया है, सेकंड वीडियो में थोड़ा सा उसको दोबारा डिफ़ाइन कर दिया है मैंने बेहतर तरीके से। अब हर लेक्चर में नहीं होगा तो काइंडली इसको याद कर लीजिएगा। तो अभी हम एट्रीब्यूट्स के बारे में, एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ रहे थे। तो ये एक हमारे पास एलिमेंट है। पहले हम इस एलिमेंट को जानेंगे, एलिमेंट है क्या, ये हमारे पास एलिमेंट क्या करता है। तो इससे पहले मैं आपको याद करवाता हूँ कुछ चीज़ें, जैसे कि हमने ये पढ़ा था वेब पेज और वेबसाइट। तो वेबसाइट मैंने क्या कहा था कि जब हम वेब पेजेस को लिंक कर देते हैं। अब लिंक कैसे करते हैं, उसकी एक एग्जांपल है ए क्या होता है, एंकर टैग, ANCHOR, एंकर टैग। एंकर आपने देखा होगा, बड़े बड़े जो बेड़े होते हैं, जहाज़ होते हैं, बड़ी बड़ी कश्तियाँ होती हैं, उसके अंदर क्या होता है, इस टाइप का एक एंकर होता है। मतलब एक इस तरीके का बना हुआ एंकर होता है जिसमें जंजीर बंधी हुई होती है। फिर वो जहाँ पे अपना बेड़ा रोकना चाहते हैं वहाँ पे उसको फेंक देते हैं, ठीक है। तो एक पूरा समंदर होता है, समंदर में जिस जगह पे वो फेंकते हैं वो बेड़ा वहाँ पे रुक जाता है। अब आप बोलेंगे कि इसका यहाँ पे क्या काम था। अगर आप देखें तो आपका इंटरनेट वेब पेजेस से भरा हुआ है, एक समंदर है वेब पेजेस का। उसके अंदर किस वेब पेज पे आपको जाना है, किस वेब पेज पे आपको पॉइंट करना है, उसके लिए जैसे बेड़े के अंदर आपको किसी एक ख़ास जगह पे रुकना होता है, वहाँ पे आप फेंक देते हैं, उस ख़ास जगह पे आप पॉइंट कर लेते हैं। इसी तरीके से इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, एंकर एक टैग होता है, ए से डिफाइंड होता है ये,
हम वो इस्तेमाल करते हैं, उस ख़ास पेज पे जा सकते हैं। अभी फ़िलहाल हमने एक पेज बनाया था लास्ट क्लास के अंदर, आपको याद हो तो हमारे पास ये एक पेज बना हुआ था, इसका फर्स्ट फाइल .html बना हुआ था। मैं एक और पेज बना लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ किस तरीके से मल्टीपल वेब पेजेस को लिंक किया जा सकता है विद एंकर। ठीक है, तो एंकर याद रखिएगा। तो एक वेब पेज और बना लेते हैं, याद रखें, मैं दोबारा बना लेता हूँ। विंडो बटन दबाया, नोटपैड लिखा, मैं इसका नाम देता हूँ। फाइल में जाकर के सेव एज़ में जाने के बाद डेस्कटॉप पे, क्योंकि मेरा पहला भी पेज, आपका जो वेब पेज पहला जहाँ पड़ा हो दूसरा वेब पेज भी वहीं रखिएगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक ऑप्शन दिया था, एक एडवाइस दी थी कि भाई काइंडली अभी फ़िलहाल आप उस पर रखें डेस्कटॉप पे, आगे चल के हम इसको फोल्डर्स के अंदर रखना शुरू करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इसको डेस्कटॉप पे रखें। तो दूसरा पेज भी आप अपने डेस्कटॉप पे जाकर सेव करिएगा। दोनों पेजेस आपके डेस्कटॉप पे होने चाहिए, नहीं तो वो एक्सेस नहीं करेंगे। या अगर फोल्डर में रखें तो दोनों एक ही फोल्डर में होने चाहिए, नहीं तो वो एक्सेस नहीं करेंगे, उसका तरीक़ेकार भी चेंज होता है। फ़िलहाल हम सिंपलेस्ट वे कर रहे हैं, तो आप दोनों को डेस्कटॉप पे रख दें। तो अब आप यहाँ पे आके देखें, तो हम यहाँ उधर लिखा था हमने माई फर्स्ट क्लास, तो माई सेकंड क्लास लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस तरह लिख देता हूँ। .html लगाना मत भूलिएगा, .html लगाना बहुत ज़रूरी है, और ऑल फाइल पे आप ज़रूर क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, सेव करना है। सेव करने के बाद आपके पास एक फ़ाइल बन के आ गई। इसको मैं वही एक HTML की कोडिंग देता हूँ। कोडिंग देने के बाद इसको भी हम सेव करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे पास एक और वेब पेज बना हो, और आज हम इसको चेक करेंगे किस तरह से लिंक करना है। तो ये मैं बार बार कोडिंग नहीं लिखूँगा, क्योंकि मुझे टाइम कम होता है। तो आप इसको नेक्स्ट क्लास में याद कर लीजिएगा इस कोडिंग को, और नेक्स्ट क्लास में आपके पास जहन में होनी चाहिए कोडिंग। ठीक है, तो जस्ट टाइटल, मैं कोई भी यहाँ पर नाम भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप टाइटल वगैरह ही लिखें। अच्छा, यहाँ पे बॉडी, और इस बॉडी के अंदर हम और इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ पे /BODY बॉडी, और यहाँ पे मैं एंकर टैग इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, अब ए तो मैंने लिख दिया, और यहाँ पे इस एलिमेंट को मैंने बंद भी कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया क्लिक फॉर एग्जांपल, ये हमारा हो गया एक एलिमेंट। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा था एलिमेंट क्या होता है, लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं एट्रीब्यूट्स। तो इसके एट्रीब्यूट कैसे जानेंगे, इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन h रेफरेंस हम इस्तेमाल करेंगे। h रेफरेंस, और उस पेज का नाम क्या है, इस पेज का नाम है माई फर्स्ट फाइल .html। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डबल ऐसे इन्वर्टेड कॉमा देता हूँ। इन्वर्टेड कॉमा देना लाजमी होते हैं, ना भी दें तो इट्स ओके, लेकिन सर्वर के ऊपर जब इस फाइल को अपलोड करेंगे तब आपको प्रॉब्लम करेगी। तो बराए मेहरबानी शिफ्ट दबा करके एंटर के बराबर में बटन होता है, इसको दो बार दबा दें तो इन्वर्टेड कॉमाज आ जाते हैं। ठीक है, शिफ्ट दबा के दबाइएगा। आप अगर सिंगल दबाएंगे तो सिंगल में इस तरीके से आएगा, जो कि अच्छा नहीं होता और ये काम नहीं करेगा। तो आपने इस तरह से देना है। इसके अंदर आगे आपने क्या लिखना है, माई फर्स्ट फाइल। ठीक है, तो ये नाम था उसका, और .html था, तो हमने लिख दिया माई फर्स्ट फाइल .html हमें एक्सेस करनी है। हमने एंकर टैग में हाइपर रेफरेंस दिया। h रेफरेंस क्या होता है, हाइपर रेफरेंस होता है। हाइपर रेफरेंस में आपको पहले जो हाइपर टेक्स्ट जिस तरह इस्तेमाल किया जाता है किसी लिंक को, जिसके अंदर लिंक्स होती हैं उसको, तो हाइपर रेफरेंस जिस तरह होता है एक लिंक वाला रेफरेंस होता है। तो एक लिंक दे दिया हमने कल एक वेब पेज बनाया, आज एक वेब पेज बनाया, और दोनों को लिंक कर दिया। उसमें मैंने क्या लिख दिया भाई, क्लिक। तो इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, अपना नाम भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दें आप। ठीक है, एनीथिंग कुछ भी लिख दें। ठीक है, तो अब इसको मैं रन करके देखता हूँ। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, तो इसको अगर देखेंगे तो ये एनीथिंग आपके पास लिखा आ गया। मैं थोड़ा जूम कर दिया है ताकि आप देख सकें। अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आपके पास ये वाला पेज आ जाएगा, जो आपके पास थोड़ी देर पहले हमने कोडिंग के थ्रू बनाया था। ठीक है, तो ये देख लें। मैं इस पेज को बंद कर देता हूँ, कहीं आप बोलें कि ये वाला पेज है। मैंने ये वाला पेज पे ना इसको क्लिक किया तो हम किस पेज पे आ गए, इस वाले पेज पे आ गए। आप बैक करें, आप इस पेज पे वापस अपने वाले पे सेकंड क्लास वाले पेज पे आ चुके हैं। ठीक है, तो ये आप थोड़ा याद रखिए किस तरह से लिंक करवाते हैं, AH रेफरेंस के थ्रू लिंक करवाते हैं। और हम कुछ चीज़ें इसमें सीखते हैं। हमारे पास हमने देख लिया कि वेब पेज को किस तरह से लिंक करा के वेबसाइट बनाई जा सकती है, तो हमने लिंक करना ही देख लिया है। अब आते हैं हम इस पर इमेज के ऊपर। यहाँ पे इसके बाद बताया गया है SRC टैग। एक टैग होता है SRC, मतलब सोर्स की एक शॉर्ट फॉर्म समझ लें, SRC। उसके अंदर आपके पास क्या होता है, IMG SRC। हमने इमेजेस लगाना देखनी थी, तो आज हम देखते हैं इमेज टैग किस तरह से होता है और वो कैसे काम करता है। ये आपके पास इमेज टैग है। अब आप पूछेंगे भाई इमेज टैग तो है, इसका एंडिंग टैग क्यों नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कुछ हमारे पास एलिमेंट इस तरह के होते हैं जिनके एंडिंग टैग नहीं होते। ठीक है, उनमें से एक BR था और दूसरा अभी हमने पढ़ा है इमेज। IMG भी इस तरह का टैग है। अगर मैं इधर यहाँ पे इस्तेमाल करूँ BR दे दूँ ताकि नेक्स्ट लाइन में आ जाए,
याद रखिएगा BRQ इस्तेमाल कर रहे हैं हम, ताकि हमारी इमेज नेक्स्ट लाइन में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे IMG इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। तो अब इसके साथ IMG के साथ हमारे पास कुछ यहाँ पे चीज़ें और लिखी हुई हैं जो कि ज़रूरी चीज़ें। SRC हमारे पास सोर्स होता है। सोर्स के बाद हमने क्या देना, इमेज का नाम देना होता है। अब इमेज का नाम कैसे जाने हम, आपके पास इमेज है या नहीं है, ये भी एक प्रॉब्लम है। मेरे पास तो एक इमेज यहाँ पड़ी हुई है, लेकिन हम एक इमेज अभी बनाते हैं। इसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, विंडो बटन दबाना है। हो सकता है आपके पास इमेज ना हो, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। स्नैपिंग टूल आता है SNIPP, स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, SNIPPING स्नैपिंग टूल होता है। ये एक टूल होता है, इस पर आप क्लिक करेंगे, इसके अंदर आपके पास ये ऑप्शन आ जाएंगे। न्यू पे क्लिक करेंगे, अब आपके पास ऐसे एक प्लस का साइन बन के आ जाएगा। अब आप माउस का जो लेफ्ट क्लिक है इसको आप दबा के रखें जहाँ तक आप रखना चाहें। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ तक रखना चाहता हूँ। जैसे ही छोड़ेंगे एक आपके पास इमेज फाइल आ जाएगी। इसको अब आपको करना पड़ेगा सेव, Ctrl+S करेंगे। Ctrl+S करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे capture.png के नाम से एक फ़ाइल आ चुकी है। इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं, 1 2 3 लिख दें, कैप्चर 1 2 3 या कोई भी नाम लिख दें। आप कैप्चर को हटा दें, अपना नाम वगैरह लिख दें, और उसके बाद डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद आपने सेव करना है। डेस्कटॉप पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारी दोनों फाइल्स डेस्कटॉप पे पड़ी हुई हैं, तो हमारी इमेज की फ़ाइल भी वहीं होनी चाहिए। याद रखिएगा, कोशिश करें जितनी फाइल आप बनाते हैं सारी की सारी एक जगह पे रखें, ताकि आपको आसानी हो एक्सेस करने में, ज़्यादा एक्स्ट्रा कोड ना करना पड़े। तो capture123.png आप लिख लें, इसको सेव करेंगे तो सेव करने के बाद ये आपके पास इमेज आ चुकी है। प्रॉपर्टीज़ में जाके इसका नाम वगैरह दोबारा देख लें। capture123.png फाइल है, कभी का .jpg आपके पास इमेजेस होती हैं तो उसके या .jpg होगा। अगर यहाँ मेरे पास फ़िलहाल PNG तो मैं PNG इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो capture123 हमारे पास PNG मौजूद है। तो capture123.png याद रखिएगा, ये इस्तेमाल करिएगा। डबल कोटेशन शिफ्ट दबा के एंटर के बराबर वाला बटन होता है, इसको आप दबाएंगे तो ये आपके पास इन्वर्टेड कॉमा आ जाएंगे। तो इमेज SRC = capture123.png, ये आप इस तरीके से इमेज लगाएंगे। Ctrl+S करेंगे, अब आप जाएंगे अपने पास यहाँ पे और इसको आप रिफ्रेश करेंगे तो ये इमेज पूरी की पूरी आ गई। अब इमेज के बारे में हम कुछ चीज़ें और पढ़ते हैं और अपने लेक्चर को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर हमारा नेक्स्ट वीक होगा और उसमें हम देखेंगे आगे चीज़ों को। तो यहाँ पे हम हाइट दे के कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा तस्वीर आ रही है, हमें इतनी बड़ी तस्वीर नहीं चाहिए, तो हाइट दे देते हैं। हाइट की स्पेलिंग H और उसके बाद 8 होता है, 7 8 9 10, तो इस तरह से H के बाद 8 लिख दें, EIGHT। ठीक है, तो हाइट और कितने हैं ये 200 पिक्सल सॉरी। ठीक है, और विड्थ इसकी वो भी मैं चाहता हूँ 200 पिक्सल हो। फ़िलहाल मैं पिक्सल वगैरह आपको बता देता हूँ बाद में कि क्या होते हैं पिक्सल, क्या होते हैं परसेंटेज, क्या होती है इसमें EM वगैरह भी होते हैं, ये क्या होते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल आप इसको इस तरह याद कर लें। तो आप इसको भी 200 देते हैं और इसमें आप डिफरेंट वैल्यूज़ डाल के खुद इसको खेल के देखिएगा, प्ले करके देखिएगा, इसका खुद इंजॉय करके देखिएगा। अब आप इसको रन करेंगे तो आपके पास ये फाइल का जो इमेज साइज़ था वो थोड़ा सा यहाँ पे कम हुआ। अब ये मत समझिएगा यहाँ पे कम हो जाएगा, यहाँ पे वो वैसा ही रहेगा, इसमें चेंजेस नहीं आएगी। आपकी जो चेंज आएगी यहाँ पे आएगी। तो कोई भी सवाल आपको पूछ सकते हैं आप। ठीक है, तो आज का होमवर्क मैंने आपको बता दिया है। होमवर्क क्या है, ये है टुडेज़ टास्क, आपको ये बनाना है। कोशिश करें उसके अंदर इमेज फाइल 1 2 रखने की कोशिश करें। इमेज की कोडिंग है वो यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर चुका हूँ, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें या कुछ भी कर लें आप इसको, ताकि आप इसको देख सकें। तो यहाँ पे लेक्चर मैं ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीक आएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।